हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया, सब अच्छे। स्टूडेंट्स, अभी हम ऑप्टिक्स एंड लेज़र का जो चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसका आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में अभी तक हमने थिन फिल्म्स के बारे में पढ़ा, जो लास्ट 1-2 लेक्चर्स हमने स्टडी करे हैं। सो थिन फिल्म की ही एक कैटेगरी यहाँ पर आज हम एक एयर फिल्म बनाएंगे बिटवीन द 2 ग्लास सर्फेसेस, और उसमें हम देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, और इसके साथ साथ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जो फ्रिंजेस होती हैं वो किस शेप की होती हैं, उनके डायमीटर्स कैसे होते हैं। अब डायमीटर से पता चल गया कि फ्रिंजेस जो है सर्कुलर शेप की होती हैं, लेकिन जो डायमीटर्स की रेशो है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की, वो कैसी होती है, तो वो आज के इस लेक्चर में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी आप लोगों का और सेमेस्टर फिनिश हो चुका है, अभी आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर फिनिश कर चुके हो, तो अभी जो सेकंड इवन सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद आफ्टर 10 और 15 डेज आई विल स्टार्ट फिजिक्स ऑफ इवन सेमेस्टर्स। जैसे कि सेमेस्टर 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादातर वाइब्रेशन और वेव्स होता है, ये हमारे चैनल पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वाइब्रेशन एंड वेव्स की। और एक होता है रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेम 2 स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सारा का सारा सब्जेक्ट। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, मैग्नेटिक मटीरियल्स हो जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर रिकॉर्डिंग है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके थंबनेल देखिए, और वहां पर आप अपना सिलेबस मैच करके जो आपके लिए प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं, तो सेमेस्टर 4 में एक हमारा सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स का होता है, तो उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, सेकंड यूनिट मैंने स्टार्ट किया था, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। आफ्टर सम डेज 10 और 15 डेज मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप क्या करें कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हाफ हो चुका है, वो 4th सेमेस्टर के बच्चे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जैसे हम आगे इस सेमेस्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को फिनिश करके फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसका भी यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे कंप्लीटेड है, तो वो आप जो है स्टैटिस्टिकल भी साथ साथ अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी साथ साथ अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप अभी साथ साथ करो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनको अभी इस सेमेस्टर में हम फिनिश कर देंगे। स्टैटिस्टिकल भी फिनिश हो जाएगा, क्वांटम भी फिनिश हो जाएगा। ऑप्टिक्स देखते हैं कितना होता है, लेट अस सी। सो अभी कंटिन्यूएशन में चलते चलते अभी हम ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, उसको हम करेंगे। तो क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसा है, पहले उसको हमें समझना है, और फिर हम कंडीशन देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा की। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्लास स्लैब होती है, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है ऐसा, ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये इसका फ्लैट सरफेस हो गया, और जैसे डोंगा होता है हमारा उस तरह का ये सरफेस होता है, ये भी ग्लास का है। और यहां पर एयर है, ये एयर की फिल्म है, यहां पे एयर की लेयर है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आप मान सकते हो, ये ग्लास है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और नीचे वाले पार्ट की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब जो लाइट है वो किस तरह की है, इस केस में जो हमारी लाइट है दैट इज नॉर्मली इंसिडेंट। सो नॉर्मली इंसिडेंट लाइट के लिए मैं अभी आपको एक सिंगल रे दिखाता हूं, बट वैसे समझना है तो यहां पर ऊपर एक सोडियम लैंप लगा होता है, और वहां से लाइट ऐसे इस पूरे सरफेस पे गिरती है। और हम एक रे अभी बना के देखेंगे कि कौन सी 2 रेस के बीच में इंटरफेरेंस होती है। इसको डिलीट कर देते हैं पहले। तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होती है वो कौन सी 2 रेस में होती है, लेट अस सी। तो एक रे जैसे मान लो यहां से ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, जब इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगी और ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, बट क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है यहाँ पे, तो रे जो है वो सीधी निकल जाएगी, ऐसे पहुंच जाएगी। अब इस बाउंड्री पे ग्लास से एयर में रे जा रही है, तो जैसे अगर आप देखना चाहते हो, थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं, वैसे मैं रफ सा डायग्राम बनाना है इसमें। जैसे ये नॉर्मल है हमारा, लेट अस सपोज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब जब रे इधर से इधर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, क्योंकि ये डेंसर ग्लास हमारा डेंसर है, वहां से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट पार्शियल बीम विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेयर। इस पॉइंट से आधा बीम, कुछ रिफ्लेक्शन होती है, कुछ पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिश ऑफ द सरफेस।
तो यहां से जो बीम, क्योंकि यहां पर डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो पार्ट बीम का रिफ्लेक्ट किया है वो एक बार रिफ्लेक्ट हो गया, यहां पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, और उसके बाद ये रे वापस से अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊं तो ये वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड करेगी, और फाइनली ये रे जो है इस तरह से इस मीडियम के अंदर ऐसे बन जाएगी। तो एक तो रे ये है, ये वाली जो रे है ना, ये इस सरफेस से हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हुई है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ एयर फिल्म। ठीक है, सो लेट अस राइट दिस रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ एयर फिल्म। ठीक है, ये हमारी एयर फिल्म है, ये वाली मैं व्हाइट से बना रहा हूं, इसके अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, रे 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब जो ये रे नीचे आई थी ये यहां से भी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा पार्ट इसमें ट्रांसमिट भी होगा बट कुछ पार्ट इसका यहां से रिफ्लेक्ट होगा, हमें सिर्फ रिफ्लेक्टेड बीम को देखना है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से यहां ऐसे नॉर्मल बनेगा, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी और वापस से बेंड करके ये इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो ये सेकंड रे है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड दो रेज मैंने यहां पे बनाई है, इनके बीच में होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ये जो दोनों रेज हैं इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस बनेगा दैट विल डिसाइड कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां आपको फ्रिंजेस नजर आएंगी सर्कुलर, क्या वो एक डार्क फ्रिंज होगी या वो एक ब्राइट फ्रिंज होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय दीज टू रेज, एक्चुअली द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज वो डिसाइड करेगा। अब पाथ डिफरेंस जो था डेल्टा, उसका एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये थिन फिल्म वाला केस है, तो उस केस में डेल्टा का एक्सप्रेशन हमने ये निकाला था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2, वहां माइनस लैम्डा बाय 2 था थिन फिल्म वाले में, आप प्लस लैम्डा बाय 2 भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लैम्डा बाय 2 होता है ये फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। दोबारा सुनिए, लैम्डा बाय 2 क्यों होता है? ड्यू टू फेज चेंज, पाई रेडियंस का फेज चेंज होता है। जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से, मान लो लाइट की वेव ऐसे गई टकरा के वापस आई है ना, तो ये ग्लास है इधर और इधर हमारे पास एयर है, तो जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वहां पर पाई रेडियंस का, पाई एक रिफ्लेक्शन पे पाई रेडियंस का फेज चेंज होता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस बोलें तो वो लैम्डा बाय 2 मीटर्स का पाथ डिफरेंस होगा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब हाफ वेवलेंथ ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब अगर ट्रफ जाके स्ट्राइक कर रहा है तो क्रस्ट वापस आएगा टकराने के बाद, प्रोवाइडेड दिस इज डेंसर मीडियम। ये रेयर है, ये डेंसर है। रेयर टू डेंसर, जब बाउंड्री जो है हार्ड होती है, स्ट्रिंग के केस में भी ऐसा होता है, वेव रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस और पाई रेडियंस का फेज डिफरेंस एक ही बात है, वो होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इन दोनों रेस को प्रॉपरली पहले देखेंगे, ये लैम्डा बाय 2 क्यों आया इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारी जो रे है, वेट, हाँ ये देखिए, तो ये जो हमारी जो रे है, मैं ब्लू कलर ले रहा हूं, ये हमारी जो रे है यहां से रिफ्लेक्ट करी है, अभी ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। पहले तो सीधी चली गई, रिफ्लेक्ट हुई है, उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये जा रही है डेंसर से, ये डेंसर है और ये रेयर है, डेंसर टू रेयर, तो इसमें कोई फेज चेंज पाएगा नहीं आएगा, ये ऐसे सीधी चलेगी, फिर रिफ्लेक्शन हुई है तो कुछ नहीं हुआ, मतलब इसका और इस रे के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सेकंड रे देखिए जो नीचे चली गई थी आगे, है ना, ये ब्लू में दोबारा से बना रहा हूं, ये जो रे नीचे चली गई है, ये टकराने के बाद, अब यहां टकराई है ना, तो यहां रेयर है, यहां डेंसर है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है रेयर टू डेंसर से, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जब ऐसे आई, उसके बाद फिर कहानी सेम है, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई है, फिर रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ नहीं, लेकिन एक बार जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट, तो पाई रेडियंस का फेज चेंज आया, तो इसमें और इसमें पाई रेडियंस का फेज चेंज है। वो जो पाई रेडियंस का फेज चेंज है वो यहां लैम्डा बाय 2 में, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस लिखेंगे तो लैम्डा बाय 2 में रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो 2 म्यू टी कॉज आ रहा है, वहां पर हमारे पास म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जैसे मैंने बताया। लेट अस राइट द थिंग्स जो यहां पे इंपॉर्टेंट है। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन rays reflected from upper and lower surface
ऑफ एयर फिल्म। देखो ये अपर सरफेस हुई थी, ये लोअर सरफेस, एयर फिल्म ये है हमारी बीच में, ये वाली हमारी एयर फिल्म है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा क्लीन आउट कर दूं, ठीक है। अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म इज डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉज आर प्लस लैम्डा बाई 2। हेयर लैम्डा बाई 2 is due to reflection of ray 2 from denser medium। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। सो हेयर देखो, जब भी कोई इक्वेशन लिखो उसमें बताना जरूरी होता है कि सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो हेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसमें हमारा प्लेनो कन्वेक्स भी आ जाता है और स्लैब भी आ जाती है। टी इज थिकनेस, ठीक है। टी, अभी टी को मैं दिखाता हूं क्या है। टी इज थिकनेस एट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप बच्चों ने थिन फिल्म वाला लेक्चर देखा तो आपने ये एक्सप्रेशन वहां पे देखा है। उसमें क्या था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। ऐसे नॉर्मल बनाते थे हम, ऐसे एक रे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहां से टकराई, यहां आर था, फिर नॉर्मल बना, फिर ये आर सेम था, फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां टकराई, फिर नॉर्मल बना, फिर ये रे ऐसे चली गई। वो कंप्लीट डायग्राम आपको वहां मिलेगा। अब इसमें ये टी था थिकनेस, यहां म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर ये वाला एंगल था, और ये हमारी इंसिडेंट लाइट है। बट इस सिचुएशन में हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है बच्चे, वो ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो इसमें आर 0 है, ठीक है। तो याद रखना इसमें आर अभी हम 0 पुट करेंगे। सो इन दिस केस आर इज 0 फॉर नॉर्मली रिफ्लेक्टेड लाइट, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस यू कैन राइट, ठीक है। तो आर हमारा 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास डेल्टा का एक्सप्रेशन बन गया 2 म्यू टी कॉज आर इज 1 नाउ प्लस लैम्डा बाय 2। एक और नोट यहां पर इंपॉर्टेंट है, नोट डेल्टा इज एक्चुअली 2 म्यू टी कॉज आर प्लस थीटा, एक और एंगल है वहां पे, प्लस लैम्डा बाय 2। हेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि ये तो हमारी ना ऐसे थी, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई थी क्लास लैब। अब इस केस में हमारा जो मटेरियल है वो इस तरह से पड़ा हुआ है, सो इसलिए हेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो भी ऐसे कर्वेचर है यहां पे, ठीक है। इंक्लिनेशन एट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, बट as radius of curvature is large, therefore theta is approximately equal to 0. So theta is very very small, theta small है इस वजह से। थीटा कौन सा एंगल है, जैसे मान लो यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, बट उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लैट है वहां पे। ये हमारा फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा है, बट वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है बिकॉज ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना, ये एक बड़े से सफियर का पार्ट होता है। सो उस बड़े से सफियर का जो रेडियस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये जो थीटा है वो ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। तो इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो यही है कि ये हमारा पार्ट डिफरेंस है, इक्वेशन नंबर 1 बिटवीन रेज 1 एंड 2, एंड दिस इज योर डायग्राम जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंटर फ्रिंज। पहले हम सेंटर फ्रिंज की बात करेंगे। सेंटर फ्रिंज कहां होती है,
इट इज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, यहां पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके अराउंड जो फ्रिंज यहां पे नजर आती है उसको सेंटर फ्रिंज बोलते हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो वो कैसी होनी चाहिए? सो हियर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल टू 0। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? 2 म्यू t प्लस लैम्डा बाय 2। ऑल्सो एक और चीज है, वैसे t 0 पुट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, क्योंकि हमारे पास जो थिन फिल्म है वो एयर की है, तो t को यहां 0 पुट कर देंगे तो डेल्टा आ जाएगा लैम्डा बाय 2, विच इज कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको पता है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ाया हुआ है मैंने। कब होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जब फर्स्ट वेव का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट के साथ मिले, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। एक का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट के साथ जब मिलेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एम्पलीट्यूड्स। यहां पर हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 है। ये आपको पता है ऑलरेडी। अगर आप फेस चेंज की टर्म्स में बोलोगे तो यहां पे हम बोलेंगे कि इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है पाई रेडियंस है, एक ही बात है। चलो देयरफॉर द सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क फ्रिंज। चलो एक बात हमारी होगी सेंट्रल फ्रिंज के बारे में। नाउ फॉर मैक्सिमा, हाँ जी, मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस लैम्डा बाय 2। ये हमारा डेल्टा था ऊपर, इसको हमने इक्वेट कर देना है किसके साथ? n लैम्डा के। म्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, जैसे मैंने बताया एयर की बात हो रही है। तो यहां से लैम्डा बाय 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2। ये बन गया 2n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2। तो इसमें से अभी हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। यहां पे अगर आप n को 1 पुट करेंगे यू विल गेट 2t इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और t इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। n को 2 पुट करेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन, सो n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन है मैक्सिमा की, मतलब जहां जहां थिकनेस 2t या t बोल दो, t की टर्म्स में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। जहां जहां थिकनेस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 होगी वहां वहां हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। और t जो है वो कांस्टेंट होगा ना। देखो अब यहां पर लैम्डा कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर फ्रिंज, तो t भी कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब है जहां पे t कांस्टेंट होगा उस पूरे प्लेनो कन्वेक्स लेंस में, जहां पे t कांस्टेंट होगा वहां पर हमें फ्रिंज मिलेगी। तो आप देखिए जरा इसका मतलब क्या है। ये हमारा फ्लैट सरफेस है, ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स है। अब t जैसे कहां कांस्टेंट है, ये यहां t कांस्टेंट है, उतने ही डिस्टेंस पे t यहां कांस्टेंट है। यहां पूरा ऐसे सर्कल बनेगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर आकर देखेंगे तो पूरा एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल के ऊपर हर जगह t कांस्टेंट होगा उस t थिकनेस के लिए। किसकी थिकनेस है? t एयर फिल्म की। तो इस तरह से यहां पर एक रिंग मिलेगी आपको, और वो रिंग सर्कुलर होगी क्योंकि एक सर्कल के लिए ही t कांस्टेंट होगा। आई होप आप ये समझ रहे हो, आगे जाके फिर बताऊंगा। चलो नाउ फॉर मिनिमा। हाँ जी, मिनिमा के लिए क्या होगा देखो ध्यान से। हमारी कंडीशन होती है कि जो डेल्टा होता है पाथ डिफरेंस वो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होगा। सेंटर वाली 0th फ्रिंज है, ये हमारी फर्स्ट फ्रिंज n1 को पुट करके यहाँ पे आएगी, तो n1 2 3 एंड सो ऑन। इधर आ जाएगा 2t प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से पार्ट डिफरेंस आया, ये हमारी कंडीशन होती है ना डार्क फ्रिंजेस की।
अब यहां पर भी लैम्डा बाय 2 को उधर ले जाएंगे तो 2t इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कंडीशन आ गई 2t मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारी डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। जहां जहां ये चीज होगी मतलब जो थिकनेस है वो n लैम्डा बाय 2 के बराबर। अब लैम्डा कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपकी लाइट पे डिपेंड करता है ना। तो जो लाइट है वो सोडियम लाइट अगर आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ यहाँ पुट हो जाएगी, और जितनी थिकनेस के लिए हमारे पास n लैम्डा बाय 2 जो आंसर आएगा वो जिस थिकनेस पे आएगा वहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की। आगे चलते हैं। अब हम रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स बनेंगी, लेकिन पहले एक लाइन लिखेंगे, हेयर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस of any order n will occur for a constant value of thickness of air film, जिसको हम स्मॉल t बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिंस t remains constant along a circle, therefore पूरा लिख लेते हैं, with center at point of contact, therefore fringes are circular in shape, concentric circular। ठीक है, पूरा लिख ले, concentric circles। दोनों, चाहे वो डार्क की बात हो रही है चाहे ब्राइट की, दे आर concentric circles। Now what is next thing? Next thing is diameter। So let us write expression for diameter of, पहले हम करेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ जी, क्या डायमीटर कैसे बनाएंगे? देखो ये डायग्राम देखना ध्यान से। तो ये हमारा फ्लैट सरफेस है ए बी, इसके ऊपर ऐसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है। अब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस किसी सर्कल का ही पार्ट है। ये पूरा सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पे ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ आ जाएगा क्या, थोड़ा सा पार्ट इसका स्क्रीन से बाहर चला गया, कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर है। तो ये जो रेडियस होती है किसी भी पॉइंट तक, यहाँ पे जैसे मान लो पॉइंट पी मान लिया आपने, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास रिंग बनी हुई है। ठीक है, पहले हम सरफेस बना लेते हैं। सरफेस हमारा है एल ओ एल डैश, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ये हमारा पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये थिकनेस है एयर फिल्म की। ठीक है, स्मॉल टी, और ये भी रेडियस है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं। अब मैं जो पिंक कलर से बना रहा हूँ वो हमारी रेडियस है रिंग की। जो एक फ्रिंज हमें नजर आ रही है, इसे ऊपर से देखने पर एक सर्कुलर फ्रिंज नजर आ रही है, उसकी रेडियस है। इसको हम रो एन बोल देते हैं। रो के पैर में एन लगाना है। ठीक है, एन। और अगर मैं डायमीटर लिखूं तो ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा इधर। तो ये पूरा पिंक मैंने बनाया है, उसको हम डी एन बोल देते हैं, जो अभी हमने फाइंड करना है। ये है डायमीटर ऑफ एनथ रिंग, डायमीटर ऑफ लेट एनथ रिंग। और आर एन रो एन इज रेडियस ऑफ एनथ रिंग एट पॉइंट पी। हमने एक जस्ट पी पॉइंट कंसिडर कर लिया। टी इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट पी। सब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया इसका। यहाँ हम एन पॉइंट लिख लेते हैं, जो मैंने बोल ही रहा था पहले। ठीक है,
और दिस इज पॉइंट ई पॉइंट मान लो इसको। कुछ पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब डायमीटर फाइंड करना हमें, तो डायमीटर के लिए पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं रो एन, ठीक है। तो हमें पहले रो एन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी सर्कल की। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है पी एन स्क्वायर, पी एन इसका स्क्वायर। सो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल, क्या होता है, पी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन, ये डिस्टेंस, इंटू एन ई, यहां से लेके यहां तक, ये वाला। अब पी एन स्क्वायर तो हमारे पास है रो एन का स्क्वायर। पी एन बेसिकली रेडियस है ना इनर रिंग की, उसको रो एन स्क्वायर पुट कर दिया। ओ एन यहां से लेके यहां तक है जो थिकनेस के बराबर है टी, और एन ई यहां से लेके यहां तक है जो होगा डायमीटर ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स जिस स्फीयर का पार्ट है उसका डायमीटर, विच इज 2r, ठीक है ना। आर यहां पे रेडियस है यहां से लेके यहां तक, तो हमने टोटल लेना है, तो यहां से लेके यहां तक प्लस ये 2r हो गया, माइनस 2r में से इसको माइनस करना हमें, तो ये हमारे पास थिकनेस है माइनस टी, ये बना, ठीक है। तो यहां पर आ गया रो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2r टी माइनस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब इस इक्वेशन में जो थिकनेस है एयर फिल्म की, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और यहां टी का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो निग्लेक्टिंग टी स्क्वायर बिकॉज टी इज वेरी स्मॉल, तो हमारे पास आ गया रो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2r टी, और 2t यहां से निकाल लेंगे, विच इज रो एन स्क्वायर बाय r, रो एन स्क्वायर बाय r, ये हमें चाहिए था क्योंकि पीछे भी हमारे पास 2t की कंडीशन है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पहले हम ब्राइट फ्रिंज की बात कर लेंगे। 2t पीछे निकाला था, इट वाज 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हमने 2t को निग्लेक्ट कर देना, यहां पे एलिमिनेट कर देना है, तो आ जाएगा रो एन स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो इसको अब हम आगे चल के सिंप्लीफाई करते हैं, डायमीटर निकालना है। रो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n-1, यहां लैम्डा r बाय 2 हो जाएगा। नाउ पुट रो एन इज इक्वल टू dn बाय 2, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो dn स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा r बाय 2, यहां एक 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा। dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा r इंटू 2n-1, सो dn इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लैम्डा r इंटू 2n-1। तो ये हमारा डायमीटर है ब्राइट फ्रिंजेस का। तो यहां पर एक चीज आती है, dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n-1। अब n यहां पर 1 2 3 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो अंडर रूट 1 आएगा, जब आप यहां पे 2 पुट करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, है ना। तो मतलब जो डायमीटर्स हैं ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर इन रेशो D1 रेशो, D2 रेशो, D3 रेशो, D4 रेशो, सो ऑन इज इक्वल टू 1 रेशो, अंडर रूट 3 रेशो, अंडर रूट 5 रेशो, अंडर रूट 7, और नंबर्स के स्क्वायर रूट, उस रेशो में ब्राइट फ्रिंजेस के डायमीटर होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा आता है कि प्रूव दैट द डायमीटर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन न्यूटन एक्सपेरिमेंट आर इन रेशो ऑफ ऑड इंटीजर्स, आर अंडर रूट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है, आर इन रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो ये करके आना अच्छे से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब बात करेंगे डार्क फ्रिंज की।
डार्क फ्रिंज में क्या होता है, लेट अस सी। सो फॉर डार्क फ्रिंजेस डायमीटर निकालने हैं, हमारी वही वाली कंडीशन जो है कि 2t उसमें n लैम्डा था, और हमारा यहाँ पे जो 2t है ऑल्सो वो अभी निकल के आया रो एन स्केयर बाय 2, रो एन स्केयर बाय r। तो इन दोनों को जस्ट आपने इक्वेट करना है, तो रो एन स्केयर बाय r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो dn स्केयर बाय 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, अंडर रूट एन लैम्डा। ठीक है, तो डी एन फॉर डार्क फ्रिंज डायरेक्टली टू अंडर रूट एन, एन 1 2 3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो लेट अस राइट देयरफॉर फॉर डार्क फ्रिंजेस diameters are in ratio of square root ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एज इट इज स्टेटमेंट आ जाती है एग्जाम में कि ये प्रूफ कर दो आप। ठीक है, तो आपने जस्ट डायमीटर निकालने हैं, तो ये हो गया। अब एक दो चीजें और डिस्कस करनी है हमें। एक तो हमें देखना है कि जो सेंटर स्पॉट है परफेक्ट ब्लैक क्यों आया। मैंने बता दिया आपको लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हम ब्राइट सेंटर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट अस सी। हाँ जी बच्चों, तो अभी इसके आगे ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर फ्रिंज जो है वो हमेशा डार्क होती है या कभी ब्राइट बन सकती है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि सेंटर फ्रिंज डार्क क्यों है। तो सेंटर फ्रिंज डार्क इसलिए है क्योंकि जो हमारी रे 1 और 2 है उनके बीच में पाई रेडियंस का फेस डिफरेंस है, और वो पाई रेडियंस का फेस इसलिए है क्योंकि जो पहली वाली रे हमारी रिफ्लेक्ट होके आई है, जो हमारे पास, थोड़ा बड़ा करके बना के दिखाते हैं आपको, अभी मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, आपने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो जो फर्स्ट रे है वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई है ना, ऐसे, तो उस रे में ने तो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करा है, तो वहां तो पाई बाय पाई फेस का डिफरेंस नहीं आएगा। ये रे 1 है और ये रे 2 है, इन दोनों में कोई फेस चेंज नहीं है, तो ये तो सीधी चली गई। बाद में जो दूसरी रे आई है वैसे गई, अब यहां से जब टकराई है तो ये तो हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये R2D जा रही है, अब फिर यहां टकराई, टकराने के बाद फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो ये जो रे हमारी 3 है, जिसको मैंने पहले 1 2 बोला था, इन दोनों रेज में पाई रेडियंस का फेस चेंज है। तो ये जो पाई रेडियंस का फेस चेंज है, इस वजह से यहाँ पर सेंटर फ्रिंज जो है हमेशा डार्क बनेगी। लेकिन एक कंडीशन है, तो अब बात यह है कि क्या सेंटर फ्रिंज कभी ब्राइट बन सकती है। एक तरीका है, वो तरीका यह है कि अगर हम यहां पर एक ऐसा मीडियम ले लें जो हमें इससे, ये डेंसर टू लेवल जा रही है ना रे, लेकिन हमें इससे भी डेंसर चाहिए, मतलब ये वाला मीडियम, मैं यहां इसको रब करूंगा, ये वाला मीडियम डेंसर हो, देन 1, इसको मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, डेंसर देन ए, और ये नीचे वाला जो मीडियम है उसको हम बी बोल देते हैं, एंड रेयरर देन बी। ठीक है, अब जब नीचे से रिफ्लेक्ट होगा तब R2D है ये, क्योंकि वो मैंने बोल दिया कि ये मीडियम नीचे वाले से रेयर होना चाहिए, तब इसमें पाए का फेस चेंज आएगा। लेकिन अगर ये मीडियम इससे डेंसर हुआ तो यहां पर भी जो रे निकली है उसका भी पार्ट डिफरेंस या फेस डिफरेंस बोल लें तो पाई रेडियंस का आएगा, तो दोनों रे सेम कंडीशन में से होकर निकलेंगी। तो ऐसा तब होता है जब हम, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि अगर हम ऊपर वाली जो ये है हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस, अगर हम इसको क्राउन ग्लास का बना दें, ठीक है जी, और ये जो है ये फ्लिंट ग्लास, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क होता है इनमें, और ये जो लेयर थी हमारी एयर की, उसकी जगह यहां पे एक ऑयल हो, ठीक है, वो है सैसाफ्रास ऑयल, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फिर सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ऐसा है, मेन कंडीशन ये है जो मैंने यहां पे लिखी है, इसको ध्यान दो कि ये वाला मीडियम डेंसर देन ए होना चाहिए,
रेयर देन बी होना चाहिए। तो जो दोनों रेज हैं वो सेम कंडीशन निकलेंगी, दोनों हर बार जब भी रिफ्लेक्ट होंगी आर टू डी पे जाते जाते होंगी, मतलब डेंसर मीडियम से ही रिफ्लेक्ट होंगी। जब इस बार एक बार यहां टकराई तब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, जब दूसरी बार टकराई तब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दोनों केस में पाई पाई आएगा, तो उस वजह से फिर कंडीशन सेम हो जाएंगी, तो जो λ/2 का फैक्टर हमने वहां लिखा है वो नहीं आएगा। उस वजह से फिर हमारे पास क्या होने वाला है कि जो सेंटर फ्रिंज है वो हमारे पास ब्राइट बन जाएगी। तो ये हमारा न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा टॉपिक करना है। ये फिनिश करके फिर हम अभी यूनिट नंबर 2 पे जाएंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।